हेलो मंजिला जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपको माइक ऑन करना होगा, वापस से शुरू कीजिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय भीम, आदाब, जिंदाबाद। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है 8 मार्च से। और इस सोशल मीडिया कैंपेन में हमारा जो हैशटैग है, लीव नो दलित वुमन बिहाइंड। और इस हैशटैग के साथ हम लाइव सीरीज कर रहे हैं, लाइव इंटरव्यूज कर रहे हैं, लाइव डिस्कशंस हो रहे हैं, कन्वर्सेशंस हो रहे हैं। और उसी कन्वर्सेशन में आज हम बातचीत रख रहे हैं डॉक्टर हेमांगी कडलक के साथ। बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। तो वेलकम हेमांगी फॉर दिस लाइव एफबी लाइव। एंड ये एफबी लाइव यूट्यूब पर भी है और ट्विटर पर भी आप देख सकते हैं, वेव फाउंडेशन के हैंडल से। मैं आप सभी को हेमांगी कडलक के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। हेमांगी कडलक इज नाउ एट द प्रेजेंट वो असिस्टेंट प्रोफेसर है एट द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी मुंबई। उन्होंने पीएचडी की है फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से। उन्होंने एमफिल की डिग्री भी सोशल वर्क फ्रॉम बिशप हेबर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ तिरुचिरापल्ली से की है। और उन्होंने मास्टर्स इन सोशल वर्क भी किया है फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ पुणे से। और उनका बैचलर्स जो है वो है सोशियोलॉजी में फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। तो आप समझ सकते हैं कि काफी उनकी रुचि दिखाई दे रही है कि बहुत अध्ययन करती हैं, काफी उन्होंने पढ़ाई की है। और वी आर प्राउड ऑफ हर फॉर हर अचीवमेंट्स। और एमएसडब्ल्यू जब उन्होंने पूरा किया उसके बाद हेमांगी अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ी। और साथ में उन्होंने एज अ फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी एट एमआईटी यूनिवर्सिटी, उन्होंने अलग अलग जगहों पे प्रेजेंटेशंस दिए, रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए हैं, जिनके बारे में आज हम बात भी करेंगे जब हम उनसे आगे बात करेंगे। और उनमें से एक पेपर जो उन्होंने लिखा है वो है विमेन सैनिटेशन वर्कर्स का। तो आई थिंक जो उन्होंने ये स्टडी की थी, ये जो पेपर उन्होंने लिखा था विद एफिलिएशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से। और हेमांगी एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कील यूनिवर्सिटी के दौरान भी वो उसके साथ जुड़ी हैं। और उन्होंने काफी इंटरनेशनल टूर भी करे हैं, स्टडी टूर करे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो यूएस में है, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। She visited as an independent research scholar to Global Center for Global Development and Sustainability at Brandeis University in 2016, जो यूएस में है। उन्होंने काफी पेपर्स और जो जर्नल्स हैं, पेपर्स उसको रिव्यू किया है। She is an advisory committee member for the project Global Advocacy for Health, Safety and Dignity of Workers in Sanitation, which was initiated by the SNV, WaterAid, ILO, WHO and World Bank. और वो काफी एंगेज रहती हैं, अपने आप को रखती हैं एकेडमिक लेक्चर्स में, अलग अलग कॉलेजेस में। शी इज ऑनर्ड टू रिसीव सम अवार्ड्स एज वेल। और एक बहुत अच्छी चीज जो है उन्होंने की है वो है शी इज फाउंडेड एन एनजीओ, इनफिन इनफिन आइडिया फाउंडेशन, जो डिसएडवांटेज बच्चे, जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मौके नहीं मिलते या जिन्हें डेवलपमेंट उनका नहीं हो रहा है, ऐसे बच्चे और यूथ के साथ उनकी शिक्षा और लाइवलीहुड के मुद्दों पे वो काम कर रही हैं इस संस्था के माध्यम से। एंड our main areas of interest is gender, education, intergenerational mobility, interrelationship between caste and occupation, and the impact of parent work on their children. तो बहुत बहुत उम्दा उनका काम है जो आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि हेमांगी से आज हम जो बातचीत करेंगे तो उस बातचीत में हम लोग काफी चीजें जो है वो उनके पेपर से जुड़ी हुई जो बात है, मैं वहां से शुरू करना चाहती हूँ। जो हमारा आज का जो डिस्कशन है या कन्वर्सेशन है, उसका हमने मेन मुद्दा रखा है वो है इंट्रिकसीज ऑफ कास्ट, जेंडर एंड सैनिटेशन वर्क पे जो उन्होंने पेपर लिखा है। जो तो उसको हमने उससे शुरू करते हैं और बाद में हम उनके एमफिल और पीएचडी वर्क के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो हेमांगी, वी वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विथ प्रेजेंटिंग योर पेपर and slowly we will flow the sessions and we'll discuss more on those aspects.
तो आज का हमारा जो पूरा मुद्दा है वो, जैसे हमारा जो मुद्दा है और हमारा फोकस है वो है स्वच्छकार कम्युनिटी की महिलाएं और लड़कियों के मुद्दों को हेमांगी ने अपने पेपर्स में किस तरह से रखा है। थैंक यू। Thank you, Manjula Didi, and I'm really feel honored that you are conversing with me. It's a really great privilege. माय प्लेजर। So, yeah, yeah. So, and thank you for inviting me on the this webinar. I really thank to Wave Foundation for it. तो ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, तो शुरुआत में शुरू करूंगी कि ये जो है पेपर से बात करना है, तो वो जो पेपर का टाइटल है इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ कास्ट, जेंडर, ऑक्यूपेशन, स्टडी ऑफ सफाई कर्मचारी वर्कर्स इन महाराष्ट्र। तो ये जो हमने स्टडी किया था, ये 3 एरियाज को लेके हमने किया था। एक तो मेन मुंबई सिटी, वहां से ऑलमोस्ट 25 महिलाएं ली थी, इन डेप्थ इंटरव्यूज उनके किए थे। 30 जो है कल्याण से थे और 90 जो है नागपुर से है। तो ऐसे जो है ये महाराष्ट्र का जो हमने स्टडी किया था, उनमें इन डेप्थ इंटरव्यू उनके लिए थे। तो जो भी मोर देन 19 साल के बाद के जो है 29 एज तक ऐसे उनके जो महिलाएं हैं उनका हमने इंटरव्यूज लिया था। तो ये स्टडी लेने के पीछे कारण ये था कि सफाई कर्मचारी मुद्दे के ऊपर वैसे ही बहुत सारा कम लिटरेचर है, बहुत सारा मीडिया में कम बोलते हैं। उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं वो तो 90% महिला जो है वो सफाई कर्मचारी मोस्टली मैनुअल स्कैवेंजिंग में दिखाई देती है। लेकिन मीडिया बोलो या लिटरेचर बोलो, लिटरेचर में भी बहुत ही कम ऐसे डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस आपको मिलेंगे कि वहां पे उनके आवाजें नोट की जा रही है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना एक होलिस्टिक स्टडी करके किया जाए, तो वहां पे ये 3 मुद्दों को कनेक्ट किया जाए। जैसे ये जो ऑक्यूपेशन है ये कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे मोर देन 98% जो आपको मिलेंगे सफाई कर्मचारी ये पूरे एससीज के मिलेंगे। बाकी 2-3% जो आपको मिलेंगे तो वो ओबीसी और या बाकी के बैकवर्ड कास्ट के लोग मिलेंगे, लेकिन कोई भी फॉरवर्ड कास्ट का आपको उन्हें नहीं मिलेगा। तो इसके कारण इसलिए हमें ये लगा कि जो महिलाएं हैं, जो 90% महिलाएं इस ऑक्यूपेशन है, क्यों ना उनकी आवाज डॉक्यूमेंट किए जाए, क्योंकि उनके दर्द डॉक्यूमेंट किया जाए। तो ये जो हमने उनके ऊपर फोकस किया था, एक तो पूरा उनका लाइफस्टाइल हमने दिखाया था कि सवेरे से शाम तक किस तरीके से वो घर से लेके अपने काम तक किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेके वो अपने काम को उठाती है। फिर जब काम में चली जाती है तो वहां भी उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, किस तरीके का कौन कौन से चीजों के ऊपर उनको फेस करना पड़ता है। उसके बाद किस तरीके से मेल जो है वो कैसे इंटरफेयर करते हैं उनके कामों में, वो हमने दिखा था। ट्रेड यूनियन का जो है, जैसे बहुत सारी महिलाएं बोली कि जो ट्रेड यूनियन है तो वहां पे जो मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे महिलाएं दिखेगी नहीं, सिर्फ आपको बुके वगैरह देने के लिए महिलाओं को रखा जाएगा, या फिर रिसिप्ट कुछ है तो वो रिसिप्ट फाड़ने के लिए उनके पास आएंगे, लेकिन एज सच उनके जो मुद्दे हैं वो नहीं दिखाई देते। तो उनका ऐसा मानना है कि हमें अपना एक सेपरेट ट्रेड यूनियन होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये कामों की मुद्दों के ऊपर भी उनको बोला है कि महिलाओं की सेक्सुअलिटी को लेके, महिलाओं के लेबर फोर्स के लेके किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, तो वो सारी चीजें उनको प्रकाश में लाना है। इसलिए उनका अपना एक ट्रेड यूनियन होना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये सारी जब मुद्दों को हमने इस पेपर में रखा गया है, और किस तरीके का उनको फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे भी टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअल लेवल पे भी किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, वो पूरे जो है पॉइंट जो है या मुद्दे जो है हमने इस पेपर में नमूद किए हैं। थैंक यू हेमांगी। बट आई थिंक जब आपने ये सोचा कि मैं इस तरह की स्टडी करना चाहूंगी, तो मुझे ऐसा जैसे आपने कहा कि बहुत कम लोग ऐसी स्टडीज कर रहे हैं, और इस कम्युनिटी को तो लोग रिजेक्ट करते हैं या मतलब डिस्पाइस करते हैं, उन्हें पसंद भी नहीं करते हैं और उनकी समस्या है उसको जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो आपके मन में जब ये विचार आया तो ये
मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम से आपके मन में विचार नहीं आया होगा, आपने एक प्रक्रिया हुई होगी जिसके साथ आप जुड़े होंगे बचपन से अभी तक, मतलब जो जब आपने सोचा कि मैं इस पर थीसिस करूंगी, वो थोड़ा जानना चाहती हूँ कि क्यों आपके मन में विचार आया कि मैं इस मुद्दे पर अपना अध्ययन करूं। या जिस तरीके से जब मैं तमिलनाडु में रहने के लिए गई थी, तब मुझे कुछ तो काम करना था, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा इश्यू आ रहा था। तमिल आना, लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ स्टडी किया जाए। लेकिन वो भी स्टडी करने के लिए भी मुद्दे कौन से उठाए। तो मुझे पहले से ही मास्टर्स लेवल जब थी, तभी मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत इंटरेस्ट आया था। तो वो एक क्राइटेरिया था कि स्टूडेंट के साथ या बच्चों के साथ काम करना है, एजुकेशन के मुद्दे के लेके काम करना है। लेकिन मुझे ये था कि डिप्राइव्ड ऑफ द सेक्शन जो है, जो सबसे निचला वाला समाज है, उसके साथ काम करना है। तो उसके कारण फिर जो सफाई कर्मचारी हैं, वो बहुत ही नीचे समाज के आते हैं, वो बहुत ही दबे कुचले, इवन एससीज में भी, या इवन जो हायरार्की है, कास्ट हायरार्की है, उसमें भी वो एक बहुत ही ऑक्यूपेशन वाइज, कास्ट वाइज ये जो नीचे के इसमें आते हैं। तो फिर मुझे लगा कि, और दूसरी बात ये था कि तभी मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी करके काम कर रहे थे, यहाँ पे स्कैवेंजर करके बॉम्बे ट्रस्ट में जॉब कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि यस, ये मुद्दा मेरे पर्सनल लेवल पे भी, क्योंकि मैं भी वो सारी चीजों को फेस कर चुकी हूँ कि एज ए डॉक्टर ऑफ सफाई कर्मचारी की किस तरीके से आप कौन मुद्दों पे या किस लेवल पे आपको फेस करना पड़ा, इमोशनल लेवल पे, या फिर आपके पिताजी को सब वो पूछते हैं कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं। कोई बोलता है मेरे पिताजी प्रिंसिपल है, कोई बोलता है क्लर्क है, लेकिन आप बोल नहीं पाते कि आपके पिताजी क्या करते। ये मैंने फेस किया था। तो फिर मुझे लगा कि यस, ये मुद्दा हम क्यों ना उठाया जाए। और बच्चों के साथ जो एजुकेशन, तो वो तो फिक्स था ही, तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि ये मुद्दा हम रखा जाए। लेकिन तभी ये आइडिया नहीं था कि एमफिल के लिए मैंने ये पॉइंट या ये टॉपिक करे। तो मैंने जो शुरुआत की थी वो वॉलंटरी वर्क से शुरुआत की थी। तो त्रिची में सेंगुलम कॉलोनी करके एक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलोनी है, वहां पे सभी सफाई कर्मचारी ही लोग आपको मिलेंगे। तो मैं वो कॉलोनी में चली जाती थी, दिन भर वहां पे रहती थी, और मुझे वहां का रात का माहौल मुझे देखना रहता था। तो मैं 2-3 बार रात को 9 बजे 10 बजे तक भी रुकती थी। तो फिर सभी मुझे बोलते कि मैडम आप क्यों रुके हैं, सब दारू बीरू पी के आते थे। तो मैंने उनको ये बोलती थी कि मुझे आपका कल्चर महसूस करना है, देखना है कि क्या चलता है, किस तरीके से आप रहते हैं, क्योंकि दिन में जो रहता है वो माहौल अलग रहता है, और जो रात में जो रहता है वो माहौल एकदम टोटली अलग रहता है। तो वो सारी चीजें मुझे देखना था। तो इसलिए मैंने जो शुरुआत की थी वो वॉलंटरी वर्क से शुरुआत की थी। तो मैंने बच्चों, जो यूथ जनरेशन है, उनको पकड़ा था। उनको एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, उनको ट्रेन करना, उसके साथ साथ उनको एक सॉफ्ट स्किल किस तरीके से डेवलप किया जाए, इंटरव्यू कैसे फेस किया जाए, अपना पर्सनालिटी कैसे अच्छे से बनाया जाए। तो ये सारी चीजों के साथ मैंने शुरुआत की थी। फिर उनको ट्रेन किया था, कैपेबल किया था कि आप अभी जो भी गाइडेंस आपको मिला है या जो भी एजुकेशन आपको मिला है, तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको आप दे दीजिए, ताकि ये जो चैन है एजुकेशन का जो है ये स्प्रेड होता जाएगा। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि जब मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, जब वॉलंटियर वर्क मैंने शुरू किया, उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई भी शुरू की कि ये मुद्दा है क्या, क्योंकि तब तक मुझे लिटरेचर मैंने कभी पढ़ा नहीं था इसके साथ। तो फिर मुझे लगा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही पेचीदा वाला या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो फिर मुझे लगा कि यस, इसके ऊपर हम एक प्रोफेशनल वे से उसका एक स्टडी किया जाए। तो फिर मैंने एमफिल में उसका मैंने इनरोल किया, और एमफिल में मैंने सफाई कर्मचारी के स्कूल में जाने वाले उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर या ये स्टडी शुरू किया। तो जब मैं डेटा कलेक्शन के लिए जब जाती थी, तो उनके साथ में गप्पे मारती थी, उनके साथ बातें करती थी। तो एक बार मैंने ऐसे ही सर्कल में बच्चों के साथ बात कर रही थी, तो सबको मैंने पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो एक लड़का बोला कि उसके पिताजी मर गए।
तो मैंने बोला कि फिर वहां पे कौन काम करता है, तो बोले माँ काम करती है। तो फिर माँ के पहले पिताजी तो काम करते, तो पिताजी के पहले कौन काम करता था, तो पिताजी के पहले दादी काम करती थी। दादी के पहले कौन काम करता, तो दादी के पहले दादाजी काम करते थे। और वो बंदे ने अपनी एज में लेके जैसे बोले 12-13 साल में इतने सारे लोग उसके घर में मरे, ये सारी चीजें मुझे दिखाई दी। तो मुझे ये लगा कि लोग इतनी जल्दी मरते क्यों हैं, why there is a so much increase in the death rate। एक ही 14-13 साल में ये बंदे ने इतने सारे डेथ देखे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम और उसके जो पिताजी थे, वो मैं वो चीज बहुत नमूद करना चाहती हूँ कि उसके जो पिताजी थे उन्होंने बीएससी साइंस किया था। तो मुझे लगा कि क्यों एक आध बंदा बीएससी साइंस, और तभी बीएससी 10 साल या 15 साल के पहले बीएससी साइंस इज वन ऑफ द वेरी बिग अचीवमेंट बोला जा सकता है, कि बीएससी साइंस वाला बंदा भी क्यों ये मतलब काम में आ रहा है। तो ये मुझे सारी चीजें देखना था, मुझे ये सारी चीजें एक्सप्लोर करना था, और ये स्टडी में कहीं नहीं था। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम देखें कि हाउ दैट वर्क विशियस साइकिल जो है, और उसका एक स्टडी किया जाए कि किस तरीके से ये जो इंटैंगल है वो एक समाज को या ये वो एक जनरेशन को जनरेशन इन्वॉल्व करता है। तो वो देखने के लिए मैंने पीएचडी में ये लिया कि हाउ द इंटरफेस ऑफ कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, किस तरीके से ये जॉइंट है और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट जो है वो हायर एजुकेटेड बच्चों के ऊपर गिर रहा है, और किस तरीके से वो भी विशेष साइकिल में आ रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये पीएचडी लेवल पे ये स्टडी लिया था। नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी कि जो इंटरजेनरेशनल पूरा मुद्दा है और ये जो विशियस साइकिल है उसको समझना और उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और जहां पर मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम इस कम्युनिटी की बात करते हैं, जो स्वच्छकार कम्युनिटी है, उनको ये जो विशियस साइकिल है उससे बाहर निकलना सबसे डिफिकल्ट है उनके लिए और बहुत चैलेंजिंग है। जैसे आपने कहा कि पढ़े लिखे लड़के हैं या लड़के की मैं बात करूंगी, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया गुजरात में कि एक लॉयर आदमी था, ही वाज अ लॉयर फ्रॉम द कम्युनिटी। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो लॉयर है तो वो अपना जो काम है वो एज अ लॉयर प्रैक्टिस करता होगा, बट आप उसको अगर आप नोटिस करेंगे कि शाम होती थी, जैसे आपने बताया, वो शाम को झाड़ू लेके निकलता था। तो दिन में वो प्रैक्टिस करने जाता था कोर्ट में और शाम को वो झाड़ू लेके निकलता था, जहां पे उसको काम दिया गया था, उसके पेरेंट्स से उसको मिला था, वो स्वीपिंग करना जो है वो करता था। अनफॉर्चुनेटली एक और चीज आप हेमांगी हमको समझने की जरूरत है कि जब इस कम्युनिटी से लोग जब दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, फिर वो मेडिकल में जाते हैं, जैसे डॉक्टर बने, नर्स बने या फिर वो लॉयर बने, तो उनके पास क्लाइंट्स नहीं आते। आप देख सकते हैं कि जो अगर डॉक्टर मैं हूं और मैं इस कम्युनिटी से हूं, तो बहुत जो आपके क्लाइंट्स है या आपके पेशेंट्स है जो वो भी पर्टिकुलरली इसी कम्युनिटी के आएंगे, क्योंकि आपका टच, आप जो डिफाइल आपको लोग कहते हैं कि आप अस्पृश्य हैं, आपका शरीर दूषित है, तो लोगों को ये भी है कि इस ऐसी आइडेंटिटी वाले, ऐसी कास्ट आइडेंटिटी वाले व्यक्ति के पास मैं क्यों जाऊं। और दूसरा कि क्या उनके पास दिमाग है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जितनी आपकी कास्ट नीचे उतना आप में ज्ञान कम, उतनी आपकी जो सूझ है या आपकी समझ है उतनी ही कम है। और ये बहुत गलत सोच है जाति व्यवस्था ने जो पनपाई है। और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि आपने जो स्टडी के लिए सोचा वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, क्योंकि एजुकेशन इज द टूल फॉर एम्पावरमेंट, दैट्स व्हाट डॉक्टर अंबेडकर सेड टू अस, राइट। वाई हमें जो कहा गया कि एजुकेट, यूनाइट एंड एजिटेट, तो एजुकेशन हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने ये सोचा कि मुझे ये स्टडी करनी है, तो आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आप ये स्टडी कर रहे थे, तो वो थोड़ी एक्सपीरियंस अपना बताइए जी। ओके, चैलेंजेस मुझे बहुत सारे नहीं ज्यादा करके फेस करने पड़े, क्योंकि जैसे जिस तरीके से मैंने जब त्रिची में चालू किया था, वॉलंटरी वर्क से शुरू किया था,
तो वो जो पूरा तीन मेन स्लम्स एरिया है, एक तो सेंट गुलन कॉलोनी है, वेल्स ग्राउंड है, एंड ये है गणेशपुरम करके है। ये जो है वो डोमिनेंट सफाई कर्मचारी वहां पे रहते हैं। तो वहां का जो माहौल है और मुंबई का जो माहौल है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। शायद ये भी हो सकता है कि एज मतलब थोड़ा ईयर्स का भी गैप हो सकता है, लेकिन एज सच मैंने देखा जाए तो वहां के जो लोग हैं वो बहुत ही, वहां पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पे लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे तो मैंने कल्याण में जब काम शुरू किया था तो वहां पे तो ये अर्बनाइज्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, वहां पे बहुत सारा डिफरेंट वैरायटी ऑफ कल्चर के लोग आपको मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन त्रिची में वो नहीं था। त्रिची में ज्यादा करके वो जो माइग्रेटेड, आंध्रा से माइग्रेटेड आदि आंध्रा करके उनको बोला जाता है, तो उसको चकलियार करके बोला जाता है। तो वो ज्यादा करके ये यहाँ पे अरुंधतियार जो कास्ट है वो सफाई कर्मचारी इसमें बहुत ज्यादा है, और तमिलनाडु के कुछ लोग हैं। तो जब मैं एज सच मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब उनके साथ जब मैं बात कर रही थी तो वो बहुत कोऑपरेटिव मुझे दिखाई दिए। मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में भी मुझे बहुत कोऑपरेशन मिला है, और मुझे यहाँ पे त्रिची में भी बहुत कोऑपरेशन मिला है। वहाँ के जो त्रिची में था, त्रिची में प्राइमरी का जो स्कूल है वो उनके ही कम्युनिटी में था, मतलब उनके ही स्लम एरिया में वहां पे था। तो वहां के जो बच्चे थे वो उठते ही स्कूल आते थे, मतलब कोई नहा के आ रहा है तो कोई बिना नहा के आ रहा है, कोई किसी की माँ डब्बा दे रही है, किसी की माँ डब्बा नहीं दे रही है। तो वहां का जो था वो बहुत ही चकवा, मतलब बहुत ही मुझे शॉक देने वाले ऐसे कुछ इंसिडेंट्स थे। तो मैं तो सवेरे से शाम तक वहां पे वो स्कूल्स में भी रहती थी या कम्युनिटी में भी रहती थी, क्योंकि वहां का जो कल्चर है वो बहुत ही अलग कल्चर है। कि जैसे बच्चे उठे, माँ बाप अपने काम में चले गए, बच्चे उठे तो वो अगर लगा तो खेलते बैठेंगे, नहीं लगा तो नहीं, तो माँ पिताजी उनको स्कूल में छोड़ के जाएंगे, फिर वहां पे खाना पीना सब कुछ वहां पे, और फिर वैसे ही बच्चे वहां पे घर चले जाएंगे। तो वहां का जो वहां पे तो मुझे लगा कि वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की। और जहाँ पे यहाँ पे मैंने किया था, जहाँ पे हायर एजुकेटेड स्टूडेंट के साथ मैंने जब काम शुरू किया था, तो यहाँ के सभी मतलब पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने बहुत ही वेलकम किया था कि हाँ, अभी तक किसी ने इस मुद्दे के ऊपर हमारे साथ बातचीत नहीं किए। दूसरी बात ये है, दीज आर द फर्स्ट हायर एजुकेटेड जनरेशन, तो उनको टैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पहला क्रीम आ रहा है, ये समाज से, ये कम्युनिटी से क्रीम आ रहा है। तो उनके क्या इश्यूज है, उनके क्या मुद्दे हैं, उनके जो पोटेंशियल है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, उनको वेस्ट ना किया जाए। तो उनको उनके कम्युनिटी को, उनके फैमिली को या उनके अपलिफ्टमेंट को लेके किस तरीके से उनको और निखारा जाए। तो इस तरीके से फिर मुझे लगा कि कुछ हम यहाँ पे पॉलिसी लेवल पे भी काम कर सकते हैं, कि उन समाज या गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि यहाँ इस समाज के अभी ये फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड आ रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन वाले भी आएंगे, तो आपको इस समाज को किस तरीके से अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, कि अभी ये क्रीम आ रहा है तो उसको टैप करो, उनको उनके चैलेंजेस को देखो, उनके ऊपर काम करो, और किस तरीके से उनको नेक्स्ट जो जनरेशन आ रहा है उनको किस तरीके से एक लेवल पे आ जाए कि वो और भी आगे चले जाए इस तरीके से। तो ये जो स्कूल्स थे, ये स्कूल्स स्पेसिफिकली इस कम्युनिटी के लिए थे कि और कम्युनिटीज के बच्चे भी आते थे वहाँ, कि सिर्फ स्वच्छकर कम्युनिटी के? हाँ, यस, उसी समाज के। तो उसमें मुझे जानना है कि उनके टीचर्स कौन थे, मतलब कौन सी कम्युनिटी से आते थे? इसी कास्ट के टीचर्स थे या दूसरी कम्युनिटी के टीचर थे? टीचर्स अलग अलग थे, क्योंकि वहाँ के जो रिक्रूटमेंट है वो ऑफिशियली गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट होते थे। तो हाँ, तो वो अलग अलग जाति के भी थे। लेकिन मैंने ये खासियत देखी, प्रिंसिपल भी बहुत ही सिंपैथाइज करके रहते थे, या वो मुझे बहुत ही अंदर की भी बातें बोलते थे कि देखिए मैडम, इनके माँ पिताजी कैसे रहते हैं, फिर ये बच्चे कैसे सीख पाएंगे। लेकिन मैंने कुछ जब बच्चों
के साथ मैंने बात शुरू किया, जैसे 6 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे, नहीं सॉरी प्राइमरी के थे, तो 6 स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे, तो उनको एक लड़की तो आईएएस ऑफिसर बनना था। तो मुझे ये बहुत शॉक था कि उसको मालूम कैसे है कि उसको आईएएस ऑफिसर, मतलब आईएएस ऑफिसर करके भी एक कुछ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में एस्पिरेशंस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एस्पिरेशन को एक प्रॉपर वे नहीं मिलता है, इसलिए वहां पे ही दब जाते हैं। ये इसलिए वो बच्चे वहां पे ही वो विशेष साइकिल में चले जाते हैं। जैसे एक एमएससी करके एक लड़की है, तो उसका फिर किसी के साथ प्यार वगैरह हो गया, वो बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसके बाद वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाई और उसी मतलब लो प्रोफाइल जॉब में वो चली गई। तो ये जो है, जो माहौल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो हुनर को बाहर निकालने के लिए। आपको एक प्लेटफॉर्म देना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे जो रिसर्च में मैंने पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस गवर्नमेंट को बोले हैं कि किस तरीके से आपको उनकी इन्वायरमेंट को लेके या ये बच्चों को टैप किया जाए और उनको अलग इन्वायरमेंट या उनको अलग लेवल की अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि उनके जो हुनर से वो और पॉलिश हो जाए। आपको ये नहीं बोले कि इनको इंग्लिश नहीं आती है, ये इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, ऐसे है लोग, लेकिन ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है क्योंकि उनको बचपन से ही उस तरीके का वातावरण नहीं मिला है, उस तरीके का स्कूल नहीं मिला है, और इसके कारण ये जो सॉफ्ट स्किल्स या जो उनके हुनर्स पॉलिश होने चाहिए वो हुए नहीं है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आपने बहुत सही कहा, बट मुझे जो आपने बताया कि ये पूरा जो स्कूल था वो सिर्फ उसी कम्युनिटी का स्कूल था। यूजुअली ऐसे अपॉर्चुनिटी स्कूल्स में कम होती कि जहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी का बच्चा या उस कम्युनिटी के पूरे लड़के लड़कियां वहां पढ़ाई करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ कि जहाँ मिक्स कम्युनिटीज है, जैसे गुजरात का मैं कॉन्टेक्स्ट अगर लेती हूँ, तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस की कि वहां पर जब मिड डे मील सर्व होता है, दोपहर में खाना दिया जाता है, तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस की कि ये बच्चे जो है बाकी बच्चों से इनको अलग बिठाया जाता है। और दूसरा कि इनकी प्लेट्स, कुछ स्कूल्स तो ऐसे थे कि प्लेट के पीछे निशान होते थे कि ये निशान वाली जो प्लेट है वो इस कम्युनिटी के बच्चे के लिए है, और दूसरी जो होती थी वो डोमिनेंट कास्ट या ऊंची जाति के बच्चों के लिए होती थी। एक और चीज मैंने नोटिस की थी स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में, कि हमारे जो बच्चे हैं स्वच्छकार कम्युनिटी के, उनसे सफाई करवाई जाती थी क्लासरूम्स की और टॉयलेट्स की। और मैंने खुद ये नोटिस भी किया, और फिर हमने एक अभियान चलाया था गुजरात में 1000 बच्चों के साथ। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए, आपने कहा कि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर यहाँ पे एक दूसरा एनवायरनमेंट मैंने आपको वो कॉन्टेक्स्ट दिया। और आपने एक और चीज कही कि जो प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं कि घर में वो एनवायरनमेंट नहीं है, पेरेंट्स सीरियस नहीं है कि वो पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पेरेंट्स या एल्डर लोग हमारी कम्युनिटी के। तो इसीलिए मुझे ऐसा फीलिंग हो रही कि एक चीज जो मिस हो रही है इसमें, वो है लड़कियां। तो अगर हम थोड़ी बात ये रखें कि जब आपने स्टडी की, उसमें क्या आपको लड़कियों की कुछ समस्याएं शिक्षा से जुड़ी हुई अलग दिखी, या उनकी और लड़कों की एक जैसी चुनौतियां हैं जीवन में? नहीं, ये तो सही बात है दीदी कि उनकी अलग है और बहुत ही अलग अलग लेवल पे है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कल्याण की जब मैं बात करी, हायर एजुकेटेड महिलाओं की या लड़कियों की जब मैं बात कर रही हूँ, तो उनका तो घर से बाहर निकलना, तो वो भी अकेले निकलना नहीं है, मतलब कोई फ्रेंड के साथ निकलो या कोई माँ के साथ निकलो, भाई के साथ निकलो। तो ये जो है, तो मैंने ये देखा है कि लड़कियों ने ड्रॉप भी लिया था, इसलिए ड्रॉप लिया था क्योंकि उनके वो टाइम पे उनके साथ कॉलेज में जाने के लिए कोई नहीं था। तो ये भी लड़कियां मुझे दी, जैसे लड़कों को सोशल मोबिलिटी रहती है, वो आराम से जाते हैं, 9 बजे 10 बजे भी बाहर से आएंगे या अकेले भी चले जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लड़कियों में वो सारी चीजें देखी थी कि उनके साथ हमेशा कोई ना कोई चाहिए। तो ये एक बात है। दूसरी एक बात है मैरिज। तो ये जो है, उनको ऐसा लगता है कि लड़कियां बड़ी हो गई,
कॉलेज में जाना शुरू किया या बड़ी हो गई मतलब उनकी शादी करवाओ, तो उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आता है शादी का। तो ऐसी भी कुछ लड़कियां मुझे मिली है कि उनको मतलब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है और उनको शादी कर दी गई। जैसे ही उनकी शादी कर दी गई उनके बच्चे हो गए पहले। और एक लड़की तो इतना मतलब जब मैं उसका इंटरव्यू ले रही थी, उसकी माँ भी थी, तो बार बार वो खुद को इतना कोस रही थी कि मैंने शादी नहीं करना चाहिए था, अभी मुझे तो एमबीए करना था लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे अभी लड़की हुई है अभी मेरे, और हार्डली वो कितना 21-22 साल की रहेगी वो, तो उसको इतना वो मतलब वो एज भी नहीं है वो बच्चा पैदा करने की। तो उसका जो रिग्रेट था वो मुझे इतना पूरे होल इंटरव्यू में उसका रिग्रेट मुझे दिखाई दिया। इवन उसकी माँ का भी वही था कि मैंने उसको बोला था कि शादी मत कर, लेकिन उसके माँ पिताजी ने जबरदस्ती शादी की, क्योंकि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको था कि बाबा जल्दी से जल्दी बच्ची का शादी करे। तो ये भी सारी समस्याएं दिखी। तीसरी समस्या ये है कि बहुत सारी लड़कियों को है जब भी एजुकेशन भी करते हैं लेकिन एजुकेशन के बाद उनको ये मालूम है कि मुझे शादी करना है, क्योंकि घर में वही माहौल रहता है। तो उनको ये है कि इतना अगर एजुकेशन लेने के बाद भी उनका एजुकेशन उनके माँ पिताजी को काम को नहीं, उनको काम उनके लिए काम नहीं आएगा। तो ये जो है जो भी सास ससुर है या हस्बैंड है वो जो बोलेगा उस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा काम करो तो काम करना पड़ेगा, वो बोला अगर काम नहीं करो तो घर में आप बैठो। तो ये जो उनका डिसीजन पावर है या ये उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल उनके हाथ में नहीं है। और ये सभी लड़कियों का केस है, ऐसा नहीं कि एक ही लड़कियों का केस है। तो उनके जो एस्पिरेशंस लेवल है या उनके जो होप्स है उनके फ्यूचर के बारे में या एजुकेशन के बारे में वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देंगे। जैसे लड़कों को मैंने देखा कि नहीं मुझे बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, मुझे आगे और पढ़ना है, ये सारी चीजें दिखी, लेकिन लड़कियों में हमेशा बट दिखाई दिया, मालूम नहीं क्या होगा, वो बोलेंगे उस तरीके से करेंगे, ऐसा होगा तो ये जो चीजें है तो कहीं ना कहीं उनके करियर के ऊपर, उनके एस्पिरेशन के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर अफेक्ट होता है, और वो मैंने देखा है। आई थिंक मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी कम्युनिटी की लड़कियों के साथ जब काम शुरू किया, यंग लड़कियों के साथ, तो मुझे अभी भी एक लड़की हमेशा याद रहेगी। जब हमने एक फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री इसी मुद्दे पर, जिसका नाम है लेसर ह्यूमंस। तो अगर जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ। तो जब लेसर ह्यूमंस में जब वो जो पूरा कवर किया है, वो गुजरात को कवर किया है मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे पर। तो उस वक़्त मुझे याद है कि एक लड़की थी जो मेरे ज़हन से कभी नहीं जा रही है। उसका नाम है संगीता। और संगीता को जब पहली बार मैं मिली थी वो 12 साल की थी, और संगीता बहुत होशियार थी पढ़ाई में। आप वीडियो में भी देख सकते हैं उसमें। हेमांगी आप अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू। तो थैंक्स। तो संगीता को जो मन था कि वो आगे बढ़े, किस क्षेत्र में आगे बढ़े, तो वो आगे पढ़ के नर्स या डॉक्टर बनना चाहती थी। तो संगीता ने अपने इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया लेसर ह्यूमंस में कि संगीता आप क्या, तो कहती थी मेरा सपना था, जैसे आपने कहा, मेरा सपना था कि मैं नर्स या डॉक्टर बनूँ, पर मेरे हाथ में तो झाड़ू आया। तो वो एक चीज़ है जो मेरे मन से कभी बाहर नहीं निकल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपने कहा कि सोशल मोबिलिटी है हमारी लड़कियों की, वो जैसे-जैसे वो प्यूबर्टी में आती हैं, जब उनको उनका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, उनके पीरियड्स शुरू होते हैं, वहाँ से ज़्यादा शुरू हो जाती है। मैं आपको कुछ और घटनाएँ ऐसी मेरे ध्यान में आ रही है, जिसमें उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसी हिंसा हुई है, यौनिक हिंसा हुई है, हाथरस के जैसी, पर हाथरस से अलग भी। तो वो लड़कियाँ का मुझे याद है कि वो लड़ नहीं पाईं, और वहाँ पर समझौता हुआ था। तो मैं आपको ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने जो स्टडी को आपने ध्यान में रखा है, लिटरेसी की बात रखी है, और आपने सेक्सुअलिटी की भी बात रखी है इसमें, और आपने सोशल मोबिलिटी की बात रखी। आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये कम्युनिटी जो है, वो बहुत डर के माहौल में जी रही है, और डर के माहौल में क्यों जी रही है, मतलब उससे पूरा उनका जो एनवायरनमेंट है वो भी जुड़ा है। तो मुझे, जैसे आपने कहा कि कंट्रोल है, जो सोशल कंट्रोल है,
इन लड़कियों औरतों पर उनके परिवार का होता है और परिवार में सबसे ज्यादा आदमियों का होगा। तो वो मुझे आपसे समझना था क्योंकि हाँ जी, जी। जी, यस, हेमंत। जिस तरीके से ये बात तो सही है और ये बात अक्रॉस कास्ट में आपको दिखेगी। तो और इस स्पेसिफिकली इस कम्युनिटी की अगर हम बात देखना जाए तो यस, जैसे रुखी समाज है, मातंग समाज है, एक्स महार जैसे अभी के बुद्धिस्ट है, एंड वाल्मीकि समाज के यहाँ के लोग मुझे यहाँ पे मिले हैं। और उस तरीके से मैंने ये देखा है कि वहां पे जो इंटरफियरेंस है, मेल इंटरफियरेंस है या मेल डोमिनेंस है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा है। या सब्जुगेशन ऑफ वुमेन का जो मामला है वो भी ज्यादा है। जैसे जिस तरीके से मैं अगर इंटरव्यू लेने जा रही थी तो सभी महिलाएं, ऑलमोस्ट रुखी समाज की जो महिलाएं थी, यहाँ तक उनका घूंघट रहता था, यहाँ तक उनका घूंघट रहता था, ताकि घर में ही, ताकि जो उनके जेठ है ना, उनके सामने उनका मुंह नहीं दिखाई दिया जाए। तो वो एक सारा था। दूसरी बात मैंने ये बहुत नोटिस की थी कि जो यंग लड़कियां हैं, ठीक है, और उनके जो भाई है वो बड़े हैं, हाँ, या उनके जो भाई है वो छोटे हैं, लेकिन उनका जो नजरिया था उनकी बहन को लेके कि ये तो, उसको तो कुछ आता नहीं है मैडम, उसको पूछो नहीं, ये पढ़ी नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग चलता नहीं। ये जो वर्ड था ना, उसका दिमाग चलता नहीं, ये मेरे दिमाग में इतना बैठ गया कि ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि इनका दिमाग चलता नहीं, बिकॉज दे आर नॉट बॉर्न डम, है ना। कोई इंसान पैदाइशी ये बंद अपने दिमाग को करके तो आता नहीं है। तो मैंने बहुत माइन्यूटली उनके साथ जब क्वेश्चन आंसर जब चल रहा था, तब से मुझे रियलाइज हुआ, तब से मैंने एनालाइज करना शुरू किया कि किस तरीके से वो जो बोलते हैं कि इनका दिमाग नहीं चलता। पहली बात तो ये है, मैंने देखा है दीदी, कि वहां पे दो तरीके के फैमिलीज आपको मिलेंगे। एक मिलेंगी जॉइंट फैमिली जो है, दूसरा जो है न्यूक्लियर फैमिली। ये दो ही फैमिली आपको हमेशा घरों में मिलेगी। दोनों घरों में जो महिलाओं की जो या यंग जो लड़कियां हैं, उनकी जो पोजीशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे जॉइंट फैमिली अगर हम देखें तो जॉइंट फैमिली में जो बाकी की औरतें हैं वो उनको हेल्प करती है, लेकिन लड़कियों को उस तरीके की मोबिलिटी नहीं रहता है। जैसे मैंने बोला, सोशल मोबिलिटी वो चीज नहीं रहता है। कोई ना कोई उनके साथ जाना ही, उनके एजुकेशन से लेके मैरिज से लेके हर चीज वो बड़े लोग डिसाइड करेंगे। उनको लगता है कि इसको सब कुछ आता नहीं है, तो ये सारी चीज है। अगर उनको पढ़ाएंगे भी तो वो डिसाइड करेंगे कि इसको 12वीं तक पढ़ाना है या 10वीं तक पढ़ाना है या ग्रेजुएशन तक पढ़ाना है, किसके साथ शादी करवाना है, ये सारी चीज वो ही तय करेंगे। इनका तो कुछ है ही नहीं, उनका वर्ड ऑफ जो है वो ही नहीं रहता है। तो वो वहां की लड़कियां अगर पढ़ भी रही है तो भी इस माहौल में वो पढ़ रही। दूसरी बात जो है मैंने देखी है, नोट की है, कि न्यूक्लियर फैमिली जो है, न्यूक्लियर फैमिली में जो माएँ जो अगर बाहर काम करने के लिए चली जाती है तो पूरा जो बोझ है, घर का जो पूरा जो बोझ है वो लड़की के ऊपर आता है। तो वो लड़की सिबलिंग्स में जो सिबलिंग्स में भले वो बड़ी हो या भले वो छोटी हो, लेकिन काम तो उसको ही करना है, ठीक है। अगर वो बड़ी है तो ऑब्वियसली उसको करना है, अगर वो छोटी भी है, भाइयों में भी छोटी है, तो भी उसको ही करना है। तो ये जो है स्टार्टिंग से जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो घर में इतना करते हैं, तो स्लोली जो है उसको काम करना, मतलब पढ़ाई में जो उसको टाइम देना है वो टाइम भी नहीं मिलता है। अगर उसको टाइम नहीं मिलता है तो उसको जो पढ़ाई में आना चाहिए वो चीज आती नहीं है। जब वो आती नहीं है तो कोई भी, अगर मुझे भी कुछ चीज आती नहीं है तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो स्लोली क्या है, उनका इंटरेस्ट जो है या उनका जो इन्वॉल्वमेंट है स्कूल्स में या पढ़ाई में वो कम होता जाता रहता है। वो कम होते जाने के बाद वो बिल्कुल कभी कभी ड्रॉप आउट हो जाती, कि उनको लगता है, वो खुद ही बोलती कि मुझे नहीं करना। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, जैसे उन्होंने 10th फेल हुआ है, 7th फेल हुआ है, 9th फेल हुआ है, 12th फेल हुआ है। ऐसा नहीं कि वो लड़कियां स्मार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लड़कियों में कुछ आता नहीं है, लेकिन उस तरीके का उनका एनवायरनमेंट उस तरीके से उनको किया है कि वो लड़की अपने आप ही ड्रॉप आउट हो जाती है। और ऊपर ये ताना जो शाही उनका चलता रहता है माँ लोगों का या सभी भाइयों का, कि इसका दिमाग नहीं चल रहा ना, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। उसने खुद ही बोला, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने खुद ही बोला कि हाँ मुझे नहीं पढ़ना है आगे।
अरे लेकिन उस तरीके से उसको वातावरण ही नहीं दिया, प्रोत्साहन तो नहीं दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन उसको एक उसने आपने टाइम भी नहीं दिया उसको एक्सप्लोर करने का, स्टडी पढ़ने का, वो भी नहीं दिया। तो ये जो सारी चीजें मोटिवेशन लेवल पे, इन्वायरमेंटल लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, एस्पिरेशन लेवल पे, हर लेवल पे उनकी जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है और उसके कारण उसका एजुकेशन से जो डिटैचमेंट होता है, और जैसे एजुकेशन से डिटैचमेंट हो गया तो उसका समझना उसका जीना हराम कर देते कि उसको आता ही नहीं है। तो वो भी लड़की, उसको भी ऐसा लगने लगता है ये मेरे पास दिमाग नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो बुद्धू हूँ। वो लोग जिस तरीके से थोपते हैं वो भी उसकी उस तरीके से आइडेंटिटी बना लेती है, और उसको भी दूसरों के सामने यही, दीदी तो मुझे तो आता नहीं है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था ना तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको इस तरीके से अगर हमने उसको सुलझाए, उस तरीके से हमने उनको दिया जाए, एक वातावरण दिया जाए, तो वो सारी चीजें से हम बाहर आ सकते हैं। नहीं, आपने बहुत अहम बात रखी, क्योंकि पितृसत्ता का जब मुद्दा आता है हिमांगी, तो उसमें ये पूरी बात आती है कि लोग ऐसा कहते हैं कि औरत की बुद्धि उसके पैरों के तलवों में है। हमारे गुजराती में कहावत है कि स्त्री दी बुद्धि है ना पग ना पानी है। तो ये एक जो सोच फिर वो मनुस्मृति के साथ जुड़ी है, पितृसत्ता के साथ जुड़ी है। पर जब आप एक ऐसी कम्युनिटी में हो जहां पर आपकी खुद की पहचान एक अस्पृश्य व्यक्ति के तौर पे आपकी जाति की वजह से, और वहां पर आपके साथ आप पितृसत्ता की जो मानसिकता है उसको अगर जोड़ेंगे, तो ये औरत, जैसे आपने कहा कि इसकी तो लोग मानेंगे कि इसके दिमाग ही नहीं है, क्योंकि ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत ही दुखद स्थिति है और बहुत डरावनी हकीकत है। और आपने जो कहा कि इससे ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। हम लोग जब एससी कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी को जब शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो हम कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट में 50% ड्रॉप आउट होता है प्राइमरी स्कूल से। पर कभी उसके अंदर हमने जाकर एनालिसिस नहीं किया, विश्लेषण नहीं किया कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट किसका होता है। जेंडर को ले ले, पर जेंडर के बाद हम सबकास्ट में नहीं जाते हैं। तो सबकास्ट में हम नहीं जाते हैं तो हम सच्चाई बाहर नहीं ला पाते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्वच्छकार कम्युनिटी की लड़कियां, या फिर दूसरी और ऐसी कम्युनिटी है जिसे डोम कहेंगे या हलाल खोर कहेंगे या लाल बेगी कहेंगे या मूसाहर कहेंगे, ऐसी जो अरुंधतियार है जो आपने बताया, या मातंग है, ये कम्युनिटी का एनालिसिस नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जरूरत है कि वल्नरेबिलिटी इंडेक्स होना चाहिए, जहां आप ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात करते हो, पर विद इन ग्रेडेड इनइक्वालिटी एक और ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, और वहां पर इंटरसेक्शनलिटी की बात आती है, जहां पर कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर और बाकी चीजें हैं, उसको जोड़ के आप सही तौर पे आप बात रख सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है, सबसे ज्यादा जरूरत किस व्यक्ति को है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्वच्छकार कम्युनिटी की औरतें और लड़कियां सबसे पहले आएंगी, जिनको सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत है। फिर वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार और इवन स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो अलग अलग मुद्दों पे काम कर रही है, उन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कम्युनिटी के साथ सबसे कम काम हो रहा है। जैसे हमने शुरुआत में ही कहा था, सबसे कम काम हो रहा है, इसीलिए उनका विकास भी बहुत कम हुआ है। तो मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि मैंने एक चीज नोटिस की कि ये जो लड़कियां और औरतें हैं, ये विधवा भी बनती, क्योंकि इनके पति जो होते हैं वो मैनहोल वर्कर्स होते हैं, काफी सारे जो मैनहोल में जाते, गटरों में जाते हैं और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे आकस्मिक मृत्यु कहते हैं, बट हम जानते हैं कि वो एक हत्या होती है। और दूसरा कि ये जो औरतें हैं वो कितनी बार अपने मैके में मैला नहीं ढोती है, बट ससुराल में उन्हें उनसे करवाया जाता है, और कहा भी जाता है कि अगर तुम्हें ये काम नहीं करोगी तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। क्या आपके ध्यान में ऐसी चीजें आई हैं आपके काम में या आपके अध्ययन में? यस 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 यस, ये मेरे पेपर में, इवन मेरे थीसिस में भी नोट किया है कि जो महिलाएं शादी के पहले कोई भी लड़की काम नहीं करती, उनके यहाँ पे रिवाजी है कि शादी के पहले उनको काम नहीं करवाते, ठीक है, लेकिन उनका शादी का जो एज है वो भी बहुत कम है ना, जैसे 16 में 15 में उनकी शादी करवा लेते हैं। तो अगर बोला जाए शादी इज एक स्टेप हो जाता है कि वो अभी काम में चली जाएगी। यहाँ पे मैंने देखा है उनका जो कल्चर है कि इस काम में लगाने का या इस काम में इन्वॉल्व होने का, तो कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी देखी है कि उन्होंने वॉलंटरी काम शुरू किया है
ठीक है, जैसे ही 2-3 महीने में ही शादी के 2-3 महीने में ही एक औरत बोली कि मैंने खुद ही काम शुरू किया, इसलिए काम शुरू किया कि पति था तो वो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि बाबा ये बैठे बैठे मेरा खा रही है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको हाथ बढ़ाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया। फिर अभी उसको 5 बच्चे हैं, ठीक है। कुछ महिलाएं ऐसी है, एक महिला मुझे बोली कि उसकी सास ने तुरंत 2 दिन के बाद उसको काम को लेने के लिए, मतलब काम को उसके साथ लेके गई। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं दिखेंगी कि वो ऑलमोस्ट शादी के बाद सभी महिलाएं इस काम में जुड़ी है। एक तो वारसा हक से जुड़ी है, जैसे उसके ससुर का काम है या सास का काम है या और किसी घर का काम है तो वो करना है, या फिर पार्ट टाइम है, सास को हाथ बटाना है उसके लिए वो चली जाती है। तो वो सभी जो औरतें हैं वो काम में लगती है, और ये ऐसा कोई परमानेंट जॉब करके करता है, कोई प्राइवेट में करता है, लेकिन सभी औरतें ये काम करती है। आपने सही कहा। अब एक और चीज जो हमें गौर करनी है वो है उनका स्वास्थ्य। अब हेल्थ की जब बात करते हैं तो 2 तरह की हेल्थ है, एक है मेंटल हेल्थ और दूसरी है फिजिकल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी बात करते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये औरतों में एनीमिया का प्रमाण बहुत ज्यादा है, एनेमिक है ये औरतें। खाने को उन्हें ठीक नहीं मिलता, वो जूटन लेके आती हैं और वो उनको सबसे आखिर में खाना मिलता है, जो भी बचा कुचा मिलता है। दूसरा उनको जो जिस तरह से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट होती हैं वो नहीं मिलता। और तीसरी है कि छुआछूत की वजह से ये औरतों को वैक्सीनेशन भी जो टीकाकरण है वो भी नहीं मिलता है। जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी समझ है वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ये एक और चीज मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ हेमांगी और साथी जो देख रहे हैं, कि ये हमें समझने की जरूरत है कि जब स्वास्थ्य की बात होती है, जो औरत मैला ढोती है, सबसे गंदा काम करती है, और वो औरत एक तरफ ये गंदा काम कर रही है और वो स्वास्थ्य उसका बिगड़ रहा है। और हमने एक और चीज नोटिस की, शायद आप भी बताओगे हेमांगी, कि ये औरतें जब सगर्भा होती, गर्भ अवस्था में भी ये औरतें ये काम करती हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। हम लोग मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, अब तो सरकार ने 6 महीने की लीव की बात रखी है, पर मैंने ऐसी कोई महिला नहीं देखी इस कम्युनिटी की जिसको आराम मिलता हो, जो मैला ढोने का काम करती है और उस दौरान उसे कोई छुट्टी मिलती हो। आपका कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे? जी। या यस, जैसे मैंने त्रिची में भी देखा है और यहाँ पे भी देखा है कि ये जो औरतें हैं ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो ऑब्वियसली उनका तो बचपन से ही जिस तरीके का निग्लिजेंस घर में मिलता है उनको, तो वो उनका जो स्वास्थ्य है वो पहले से ही कमजोर रहता है। दूसरी बात ये है कि कभी कभी जो जिस तरीके का मेंटालिटी या इन्वायरमेंट घर में बनाते हैं, तो उसको भी लेके उनके खुद के अपने आप को देखने का नजरिया भी, या दूसरों अपने आप को एक रखने का नजरिया भी बदल जाता है। तो जब आप खुद को ही लेसर शुरू करेंगे कि मैं कम हूं या मुझे नहीं आता है या मैं तो कमी हूँ, ये सारी चीजें आती है, तो वो हर चीज में रिफ्लेक्ट होती है। तो आपके खाने में भी रिफ्लेक्ट होती है, चॉइस ऑफ खाने में भी रिफ्लेक्ट होता है, आपके कपड़े पहनने भी वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है, कुछ खरीदने जाएंगे तो वो भी उसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो है, दूसरी बात ये मैंने देखी है कि ये जो काम जो है, ये काम तो पहले से ही गंदगी वाला काम है, वो तो पहले से गंदगी वाला काम है। तो जिस तरीके से अगर कुछ भी क्लीनलीनेस में चला जाए, तो अगर वो झुक के काम करती है तो ये जो उनका जो पीठ का जो कना है वो उसके ऊपर उनका बहुत प्रॉब्लम है, गुड़गों के साथ, घुटनों के साथ जो है उसका भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। स्किन जो वो बहुत जल्दी उनको अफेक्ट होता है। और डेफिनेटली जो वो खाती है या जिस तरीके से वो काम करती है, तो जब वो प्रेग्नेंट है तो उसका पूरा असर उसके बच्चों के ऊपर भी दिखता है, और वो उसके बच्चों के ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और उस तरीके के वो बच्चे भी उस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। और इवन उन्हें और हेल्थ इश्यूज है, जैसे हेल्थ हजार्ड्स आप देखें उसमें रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स है, जैसे कि सांस की तकलीफ है या उन्हें दम हो जाता है, अस्थमा हो जाता है,
कितनी औरतें ऐसी हैं और पुरुष भी होते हैं ज्यादातर कि जिन्हें ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का एक बहुत हाँ, बड़ा जो रोग है वो इस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा होता है। आपको एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि यूएन की जो रिपोर्ट अब रिलीज हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जनरल औरतों के मुकाबले दलित औरतों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी जो जीवन दर है, वो 12 साल कम है और औरतों से। तो जब 12 साल कम है तो कौन सी दलित महिलाएं, वो हमने विश्लेषण नहीं किया। तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि शायद अगर उसको और डिटेल में जाए और उसका डिटेल एनालिसिस होगा, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो औरतें जो कम उम्र में उनकी मृत्यु होती है और वो मृत्यु स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मृत्यु है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी स्वच्छकर कम्युनिटी की महिलाएं हैं जिनका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खराब रहता है। तो और एक और चीज है, इनके बच्चे जो है माल नरिश्ड होते हैं, यानी बच्चे भी कुपोषित होते हैं। इनके बच्चे जब ये मदर्स होती हैं, बच्चा पैदा करने के बाद वो खुद उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, एनीमिक होती है, तो बच्चों पे भी उसकी असर होती है। और ज्यादातर स्वच्छकर कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं बहुत ज्यादा, और मोर्टेलिटी जो है उसका प्रमाण भी ज्यादा है, यानी कि बच्चे स्टिल बर्थ, यानी बच्चे जब पैदा होते हैं तो मरे हुए बच्चे होते हैं, या पैदा होते हैं या फिर उनकी छोटी उम्र में भी बच्चे मर जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीजें, अब हम आखिरी जो बात है वो हम करना चाहेंगे, वो है कि क्या रणनीति हमारे हेमांगी, आपका वो हो रहा है, मेरी आवाज आ रही है मुझे वापस। क्या क्या हम ऐसी रणनीति बनाएं, क्या स्ट्रेटेजी डेवलप करें, क्या सरकार को कहे, किस तरह से हम लोगों की सेंसिटिविटी को बढ़ाएं कि इन औरतों को भी इंसान समझे। और जो हमारी नीतियां है हेमांगी, उस पे हम थोड़ी बात करते हैं कि क्या हमारी नीतियां इन औरतों को ध्यान में रख के बनी है, और नहीं बनी तो उसमें क्या बदलाव आना चाहिए। जी हेमांगी। ये बहुत अलग-अलग लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे जो भी ऑर्गेनाइज़ेशंस काम कर रही है, तो उन्होंने इस लेवल पे या इस मुद्दे को लेके बहुत ही सेंसिटिवली काम करना चाहिए। पहली बात तो ये है, एजुकेशन एक मुद्दा बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों मुद्दों को किस तरीके से हम पॉइंट में रख के उसके साथ काम करना चाहिए। दूसरी बात है, इन जनरल जो समाज है उसका जो मेंटालिटी है या उनका जो नजरिया है देखने का, इस समाज को देखने का और ऊपर से इन औरतों को देखने का, तो उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाए, तो उसके ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा। तीसरी बात जो है वो है कि और उनके फैमिली के साथ तो काम करना जरूरी है। जैसे अभी जो सफाई कर्मचारी मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, जैसे अभी मैंने 1000 मास्क लाए हैं उनके लिए और वो रखे हैं। लेकिन यहाँ पे मुंबई में थोड़ा वातावरण बहुत सेंसिटिव है, कोविड की केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन उनको मुझे वो मास्क देना है, ये मास्क देना है, N95 का जो मास्क आता है वो उनको देना है। तो उनके जो सफाई कर्मचारी है वो मुझे बोल रहे थे कि मैडम आप उनके बस्ती में आइए और उनके औरतों के साथ बातचीत शुरू कर दीजिए कि किस तरीके से एजुकेशन को लेके ज्यादा से ज्यादा वो अपनी लड़कियों के ऊपर काम करे या अपने घर में काम करे। तो वो एक चीज है। तीसरा है जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ आता है, तो पहला तो ये है कि गवर्नमेंट ने इसी लेवल पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि मैंने जिस तरीके का स्टडी किया है और जहां तक मुझे समझ में आया है, गवर्नमेंट के पास ऐसे एक भी पॉलिसी नहीं है कि जो हायर एजुकेटेड बच्चे जा रहे हैं तो उनका किस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी उनको दिए जाए, या उनको जैसे रिजर्वेशन जो है
वो एससी करके रिजर्वेशन आता है, लेकिन इस समाज के लिए भी अलग सा रिजर्वेशन होने की जरूरत है। और ये बात मैंने नोट की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एससी से ही उसमें से ही निकालो और उनको दे दो, नहीं तो वो एससी वाले फाइट करने लगते हैं कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो उनका जो रिजर्वेशन वो रखो ही, लेकिन ये जो समाज है, क्योंकि पीढ़िया न दर पीढ़िया ये समाज इस स्थिति में है, इस माहौल में है। मैं ये एक बात बहुत अच्छे से बोलना चाहती हूँ, जैसे जो कोई भी ब्राह्मण है उसको अगर हम पूछेंगे तो उसको ये नहीं मालूम कि कितने जनरेशन उनके जो है उन्होंने रिसोर्सेस इंजॉय किए हैं, ओके, एजुकेशन इंजॉय किया है, उनको ये नहीं मालूम है। शायद चार जनरेशन है या 5 जनरेशन। उसी तरीके से ये जो समाज है उनको ये नहीं मालूम है कितने जनरेशन ये इस काम में जुड़े हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है कि उनके ऊपर बहुत फोकसली काम किया जाए, बहुत स्पेसिफिकली काम किया जाए, ताकि ये जो एटलीस्ट ये जो जनरेशन आ रहा है उसको किस तरीके से उनको अच्छे से प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको किस तरीके से अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज दिया जाए, और उनको पॉलिसी लेवल पे अलग एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की उनके पर्सनल लेवल पे, उनके फैमिली लेवल पे, सोशल लेवल पे और फिर गवर्नमेंट के लेवल पे, ये सारी लेवल पे हमें काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी एंड जो आपने किया, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे बाहर लाए। आई थिंक आपकी जो बात है उसी से मैं सहमति रखती हूँ कि शिक्षा, एजुकेशन, उसके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज बननी चाहिए भारत सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकार तक उसको अमल करना पड़ेगा। तो आई थिंक उसके लिए हमें पैरवी करने की जरूरत पड़ेगी, और मैं चाहूंगी कि जो लोग चाहते हैं कि इस समुदाय की महिलाएं और लड़कियां आगे बढ़ें, वो हमारे साथ जुड़ सकती है शिक्षा के मुद्दे पर। दूसरा है स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी उनकी समस्याएँ हैं, उस पर मुझे ऐसा लग रहा है हिमांगी शायद अध्ययन भी और करना चाहिए। दूसरे राज्यों में जो है आपने किया, वैसे ऑल राज्यों में भी इन महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको हमें उसके लिए भी पैरवी करने की ज़रूरत है। तीसरा है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, क्षमता वर्धन और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, ताकि वो अपना ये गंदा काम है वो छोड़ सके, क्योंकि सरकार उन्हें सब्सिडी से लोन देती है, लेकिन उनकी क्षमता नहीं बढ़ती है। यानी अगर आपने कोई हुनर नहीं सीखा तो आप काम क्या करेंगी? तो ये भी ज़रूरत है कि सिर्फ़ पैसे से कोई नया उद्योग आप शुरू नहीं कर सकते, उसके साथ उसकी जानकारी और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और अंत में मैं इतना कहूँगी कि जो गरिमा है, जो डिग्निटी है इन महिलाओं की, वो उनके घर से शुरू होती है। तो हमने घर की बहुत सारी बातें की, परिवार की बात की, कि उन घरों में जहाँ औरतों को इज़्ज़त नहीं मिलती, हमें भी पता है कि सारे समाज में ये स्थिति है। लेकिन जब इस समाज की महिलाओं की बात होती है, तो शुरुआत इन परिवार से ज़्यादा ज़रूरी है करने की, क्योंकि ये महिलाएँ सबसे जो कास्ट सिस्टम है, सबसे निचली क्रम में आती हैं, तो इसीलिए इन महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान की ज़रूरत है। इन महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, इन बच्चियों का जो भविष्य है वो हमें सुधारने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम कुछ भी करें, छोटे से छोटा कदम भी उठाएँगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी के लिए। अगर हम इस कम्युनिटी को प्यार नहीं देंगे, इस कम्युनिटी को की केयर नहीं करेंगे, तो कम्युनिटी हमेशा के लिए पीछे रहेगी, और ये बहुत गलत चीज़ है। जो अगर हम कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ पर सभी को समान हक और अधिकार मिलते हैं, तो इस समुदाय की औरतों और लड़कियों को क्यों पीछे रखें? और इसीलिए ये जो हमारा अभियान है उसका नाम मैंने रखा है, लीव नो दलित वुमन बिहाइंड। किसी भी दलित महिला को पीछे ना छोड़े, और खास करके ये अभियान में हमने बात रखी है स्वच्छकार कम्युनिटी की लड़कियां और औरतों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों को ध्यान में रख के। तो हेमांगी, आप हमारे साथ इस एफबी लाइव में जुड़ी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने आज बहुत अच्छी तरह से, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो आपने उठाए, उन्हें उन्हें उज उनका जो जिस तरह से आपने स्थिति के बारे में बातचीत करी, वो हम बहुत कुछ सोचने और ध्यान देने लायक है, और सीखने के लिए भी ज़रूरी है लोगों को, कि जो लोग इस कम्युनिटी के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, उन्हें आज आपके साथ बातचीत में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और आपका जो अध्ययन है, उस अध्ययन से मैं मानती हूँ कि
हम थोड़ा बहुत इस समुदाय के महिलाएं और औरतें और बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हेमांगी, Thank you, Vivi. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और अब हमारे पास जो समय है उसमें हम हमारी एक महिला जिसका वीडियो, अच्छा मैं आप लोगों से ये एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग इस अभियान में जो भी वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियोस कोई एक्सपर्ट्स ने नहीं बनाए हैं। ये वीडियोस उन्हीं कम्युनिटी की महिलाओं ने बनाए, स्वच्छकार कम्युनिटी की महिलाओं ने। उन्हें सिर्फ मौका मिला और उन्होंने अपना हुनर दिखा दिया। तो मालती और दीपमाला, ये 2 मेरी साथी हैं उत्तर प्रदेश की। इन दोनों औरतों ने, इन दोनों लड़कियों ने, मेरी बच्ची यहाँ है, उन्होंने इतने खूबसूरत वीडियो बनाए हैं और इतनी खूबसूरती से उन्होंने इतनी करुण बातों को रख पाई हैं वो छोटे से वीडियो में। तो मैं चाहती हूँ कि आज हमारा एक प्रीमियर होगा, वो है ममता देवी, जो जिनके जीवन को आज हम जान पाएँगे, समझ पाएँगे और उनकी चुनौतियाँ क्या है उसको हम जान पाएँगे आज और देख पाएँगे। तो आप प्लीज़ अब हमारे साथ जुड़े रहें और वो वीडियो हम अभी प्रीमियर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय भीम, जिंदाबाद और आदाब। ममता देवी, आपके पति का क्या नाम है? राजकुमार, कहाँ रहती हैं आप? कांधी में। यहाँ क्या खुद का घर है? नहीं, किराए का घर। बच्चे कितने हैं? 2 बिटिया पति कहाँ है आपके? खत्म हो चुकी। कितने साल हो गए? उनको 20 साल हो गए। क्या काम करती हैं आप? ये शौचालय। शौचालय मतलब क्या? हाँ, ये धुलाई उलाई। घर घर जाके? हाँ, क्या मिलता है उसमें? कभी सूखा अनाज 10 किलो 6 महीने में मिलता, कभी पैसा भी मिल जाते हैं। पैसे कितने मिलते हैं? कोई 100 रुपया देता, कोई 50 रुपया देता। पढ़े लिखे कुछ चीज़ नहीं, नहीं? कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपके गांव में क्या कोई छुआछूत भेदभाव होता है? हाँ, बिल्कुल। दूर से सामान देते, क्या दूर से सामान मतलब कैसे से बताइए? मतलब कोई चीज जाओ दुकान में लें तो दूर से देते हैं, छूट मानते हैं। आपकी बेटियां पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़े लिखे। कितना पढ़े हैं? 8 छोटी वाली जो है तो हमारे साथ में रहती, बड़ी वाली की शादी कर दिया किसी तरीके से ही गांवदारी से चंदा लेके, और छोटी वाली 8 पढ़ी थी, पैसा नहीं रहा तो नहीं पढ़ा पाया। आपका कोई सरकारी योजना मिली? कुछ नहीं, ना तो लाइटरिंग, ना तो का नाम थे नल, को क्या चीज मिले, ना तो कॉलोनी, कुछ मिलते नहीं है। लैट्रिन कहाँ जाती हैं? जंगल बाहर। इतना कॉलोनी चूहा थी कि अगर या गिर जात तो लोग दब जान, मर जान, इतना चूहा थी। अच्छा कभी बीमार पड़ जाती हैं तो उसका कैसे क्या हो, इलाज कैसे होता है? इलाज कुछ बाबू लोग मतलब थोड़ा सा मदद कर देते हैं, फिर कुछ इधर उधर वाले से भी ले लेते हैं, अगल बगल वाले से भी, तब इलाज होता है।